नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि हम एक श्रृंखला के रूप में आगे आने वाली सेकंड ग्रेड गणित की परीक्षा को टारगेट करते हुए पिछली परीक्षाओं के अंदर कैसे प्रश्न पत्र में प्रश्न थे, उन प्रश्नों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से प्रश्न पत्र का स्तर जानने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने 25 प्रश्न जो आरपीएससी के द्वारा 2018 की परीक्षा हुई थी, उन प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। आज की इस क्लास के अंदर 25 से आगे हम कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि प्रश्न क्या क्या थे, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। चलिए, मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि अभी अगर आप लोगों ने ये यूट्यूब का मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो अपने साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि न केवल ये चैनल आपके इस केवल सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिए, बल्कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा होने के बाद में आगे आने वाली परीक्षाएं, जैसे जिसमें रीट की परीक्षा भी शामिल है, उसके भी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र या उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हम लोग इसी चैनल के ऊपर लगातार करने वाले हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करें, आपके लिए आप उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आप लोग जो हैं सेकंड ग्रेड भी देने वाले हैं, उसके बाद में है ना, अगर आवश्यकता पड़े तो रीट देने वाले हैं। कोशिश करें आवश्यकता रीट देने की हम लोगों को नहीं पड़े, सेकंड ग्रेड में भी हम लोग क्लियर हो जाएं। तो चलिए सर, आज की इस परीक्षा के अंदर पहला प्रश्न है और मैं समझता हूं कि जैसे हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर जो 1 से 25 तक के प्रश्नों को भी एनालिसिस किया था, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न हमारा है, जेड आपके पास में है और त्रिभुज के 3 शीर्ष जेड आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड, यानी जेड आयोटा जेड एंड जेड प्लस आयोटा जेड आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, फाइंड द एरिया। और ये फिक्स पैटर्न है सर, न केवल आपकी परीक्षा के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर, बल्कि स्कूल लेक्चरर की परीक्षा के अंदर, संस्कृत एजुकेशन के परीक्षाओं के अंदर, स्पेशल एजुकेशन वाली परीक्षा के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, और जब आप AIEEE की परीक्षाओं की तैयारी करते थे तब भी ये प्रश्न इसी फॉर्मेट के अंदर आपका आता था। और मैंने आपको हर बार ये कहा है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, ध्यान दीजिए, जैसे जेड आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड, ठीक है ना, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी इस प्रकार की फॉर्मेशन, इस प्रकार की लैंग्वेज, या जेड माइनस आयोटा जेड, जेड माइनस आयोटा जेड त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर देता हूं, एक साथ में अगर मैं लिख देता हूं, तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनने वाली है कि जेड 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 के साथ में प्लस माइनस आयोटा जेड और जेड प्लस माइनस आयोटा जेड, अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपके पास में होता है और अगर ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो निश्चित रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रहता है वह 1/2 मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। और मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसको सीधा याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि इसी फॉर्मेट के अंदर ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इसका उत्तर यही 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर होगा। एक बात। नंबर दूसरी बात, चलो मैं इसको समझाने की बात कर लेता हूँ कि भाई देखो जेड है, तो जेड का मतलब मैं ऐसा लिख दूँ, जेड प्लस 0 आयोटा, यानी शीर्ष बिंदु जेड कॉमा 0 कर लेता हूँ। आयोटा जेड है, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा जेड, जो कि मैं ऐसा कर लेता हूँ 0 कॉमा जेड। अगर मैं बात करता हूँ जेड प्लस आयोटा जेड, तो ये वर्टेक्स हो जाएंगे हमारे जेड कॉमा जेड। और अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, जो कि निश्चित रूप से मैं कर पाऊंगा, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजनरी एक्सिस है। तो चलिए पहले बिंदु की अगर बात करता हूँ, तो पहला बिंदु जेड कॉमा 0, यानी उसके अंदर जो है आपका रियल पार्ट, ये वाली स्थिति है सर, जेड कॉमा 0, ये ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस जेड है। और चूंकि डिस्टेंस है तो इसको आप मॉड सिंबल में आप लें, क्योंकि हो सकता है सर कि ये पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में या उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो पॉइंट तो लेफ्ट में हो सकता है, पॉइंट ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा जो मेजर होगा वो पॉजिटिव रहने वाला है। और इसी क्रम के अंदर दूसरा बिंदु 0 कॉमा जेड अगर बात करता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी मॉड जेड होगी। और तीसरा बिंदु यहाँ पर जेड कॉमा जेड है। तो अगर ये त्रिभुज बनता है हमारा, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर बात करता हूं, तो आपके दिमाग में आएगा कि जो बनने वाला त्रिभुज है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसका आधार हमारा
ये मॉड ऑफ जेड और ऊंचाई भी मॉड ऑफ जेड के बराबर है। तो चलिए क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला रहा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट 1/2 मॉड जेड जो कि परिणाम क्या रहने वाला सर 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर। ये आपका परिणाम होना है जो कि आपको सीधा याद रखना है। और अगर किताबों को आप डिस्कस करते हैं तो बुक्स के अंदर जेड को x प्लस आयोटा वाई के रूप में जेड को x कॉमा वाई माना गया। आयोटा जेड के लिए आयोटा से जब गुणा करूंगा तो आयोटा x माइनस वाई हो जाएगा, यानी x माइनस वाई दूसरा बिंदु होगा और z प्लस आयोटा जेड से तीसरा बिंदु होगा। और जब त्रिभुज के तीन शीर्ष x y कोऑर्डिनेट्स के रूप में है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 उसके बाद कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उस तरीके से निकाल सकते हैं, ये तरीका भी रहेगा। लेकिन सबसे आसान जो तरीका है इसका सीधा रिजल्ट याद करना, और इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अगर ये प्रश्न बनता है तो इसी फॉर्मेट में बनता है। ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है, एक कमेटी के 15 सदस्य एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितनी प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि अध्यक्ष के एक तरफ सचिव और दूसरी तरफ डिप्टी सचिव बैठे। ध्यान दीजिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज 15 मेंबर्स ऑफ अ कमेटी can be seated around a round table in such a way that the chairman sit between secretary and deputy secretary। उसके बीच में बैठना है। तो देखिए सर, अध्यक्ष सचिव और उप सचिव को आपको एक साथ में बैठाना है तो उनकी स्थान आप फिक्स कर दें। देखो मैंने बैठा रहा हूं, यहां पर अध्यक्ष बैठ गया हमारा। प्रश्न कह रहा है एक तरफ सचिव हो जाएगा और दूसरी तरफ उप सचिव बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी जो है स्थान मैंने फिक्स कर दिया कि भाई आप तो यहां बैठे। अब कमेटी में तो कुल 15 मेंबर हैं, तो मैंने तो 3 के लिए स्थान फिक्स किया और बाकी की मुझे 12 चेयर लगानी होगी। तो मैंने ये 12 चेयर लगा दी, 1 2 3 4 5 6 ऐसा 7 8 9 10 11 और 12। तो कुल मिलाकर के ये तो पोजीशन फिक्स है। अब 12 मेंबर हैं, 12 चेयर हैं, कोई भी मेंबर किसी भी चेयर पर बैठ सकता है, यानी 12 सदस्यों को बैठाने की स्थितियां फैक्टोरियल 12 रहेगी। पहली चीज तो ये हो गई। नंबर दूसरी चीज, भाई अध्यक्ष और सचिव और उप सचिव की स्थान तो फिक्स है। अध्यक्ष बीच में है, एक तरफ सचिव है एक तरफ उप सचिव है, तो सचिव और उप सचिव अपना स्थान बदल सकते हैं। अध्यक्ष तो बीच में रहने वाला है और एक तरफ जहां सचिव बैठा है वहां उप सचिव आ जाए और उप सचिव के स्थान पर सचिव आ जाए, तो ये दो मेंबर भी अपनी स्थिति बदलने की स्थिति में है। तो आप इसको फैक्टोरियल 2 से गुणा कर दें तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल 12। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर रहा। ठीक है सर, चलिए। तो जब आज की क्लास में हमने शुरुआत के 2 प्रश्न डिस्कस किए, दोनों आसान प्रश्न थे, बहुत ज्यादा टिपिकल प्रश्न हमारे नहीं थे, एवरेज लेवल की हमारे प्रश्न रहे थे। अगला जैसे प्रश्न है हमारा, एक लिमिट की बात कर रहा है प्रश्न, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। देखिए सर, हमारा प्रश्न है लिमिट का, और लिमिट के लिए अलग अलग स्थितियां भी है, प्रसार का तरीका भी है, जो कुछ भी है ना आपने सब पढ़ रखा है। अब जब मैं इसको चेक करता हूं कि क्या मैं सीधा x के स्थान पर 0 रख सकता हूं क्या, और जैसे ही मैं x के स्थान पर 0 रखता हूं, a की घात 0 का मान 1 हो जाता है और b की घात 0 का मान 1 हो जाता है। तो 1 में से 1 गया, कितना हुआ 0, और e की घात 0 1 में से 1 गया फिर से 0, यानी 0/0 रूप होता है। कोई कंफ्यूजन है सर? अब जब 0/0 रूप होता है, या तो आप इसका प्रसार कर लें, और या आपने पढ़ा होगा DLH रूल, यानी DL हॉस्पिटल रूल की बात कर लें, जहां पर आप अवकलन करते हुए अपना परिणाम को प्राप्त करते हैं। तो मेरा अनुभव यह कहता है कि DLH रूल आपके लिए निश्चित रूप से सरल रहेगा प्रसार करने की अपेक्षा। प्रसार में अगर आपको पता है कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या है, a टू द पावर x, b टू द पावर x, तो हम लोग उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं DL हॉस्पिटल रूल के बारे में बात करते हैं। और L हॉस्पिटल रूल जब 0/0 का रूप होता है, आपको क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। और अवकलन कैसे करते हैं, u अपॉन v कभी किसी स्थिति में नहीं लगने वाला है। अंश का अवकलन आपको अलग करना है, हर का अवकलन आपको अलग करना है। हाँ, अंश का अवकलन करते समय u इंटू वी, u प्लस वी, u माइनस वी, ये एप्लीकेबल है, लेकिन u अपॉन v कभी भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऊपर न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से आप अवकलन कर लें, और जैसे ही अवकलन करेंगे a टू द पावर x का अवकलन a टू द पावर x log a बेस e
बी टू द पावर एक्स के लिए बी टू द पावर एक्स लॉग बी बेस ई, और अपॉन में ई टू द पावर एक्स का अवकलन ई टू द पावर एक्स और 1 का अवकलन 0 हो गया। और जब मैं अब चेक करता हूं, लिमिट लेने की बात करता हूं, तो यहां से देखता हूं सर मैं सारे का सारा जो 0/0 का रूल खत्म हो गया सर, है ना। टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, हो सकता है ऊपर 0 हो जाए, लेकिन ये तो 0 नहीं है, ये तो मुझे पता लग गया ना सर। तो इसका मतलब मैं ले सकता हूं हमारा अनिर्धारित इनडिटरमिनेट फॉर्म की पोजीशन नहीं है। और जैसे मैं लिमिट x को 0 के लिए लेता हूं तो a टू द पावर 0 1 हो गया, तो परिणाम रहा log a बेस e माइनस b टू द पावर 0 की बात करता हूं तो ये पोजीशन रही हमारी log b बेस e, और e टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो कुल मिलाकर के log a बेस e माइनस log b बेस e रहेगा, ठीक है सर। और जब मैं log m माइनस log n की बात करता हूं तो गौर कीजिए यहां पर log m/n की पोजीशन होती है, log का बेस e हो गया और a/b हो गया। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा सर, ठीक है। तो log a/b आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर रहा। अब आपके दिमाग में आएगा log के नीचे यहाँ तो e नहीं लिखा है, नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब नेचुरल log है, उसका बेस e है। तो ये प्रश्न भी जो है आपका एवरेज प्रश्न था, आसान प्रश्न था, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करता हूं मैं। हमारा प्रश्न है tan x इज इक्वल टू b/a। tan x का मान है b/a के रूप में है, और रूट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस रूट में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन आपके पास में है। देखिए सर, ये प्रश्न थोड़ा सा सोचने लायक है, यानी कि जो एवरेज लेवल का प्रश्न है उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग इसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट प्रश्न ये भी नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको भी करने की स्थिति में रहने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से आपको जो वैल्यू चाहिए सर वो ये वैल्यू है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस रूट में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है सर। इसका मान मुझे चाहिए। अब देखिए क्या चीज़ दे रखी है, मैं उसको भी थोड़ा सा देखूं। मुझे दे रखा है tan x का मान b/a, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो b/a का मान मेरे पास में tan x के रूप में है, यानी किसका मान है, b/a का मान है, और मेरे पास में यहां पर b/a की पोजीशन नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करूं कि जो चीज मुझे दे रखी है b/a वो फॉर्मेशन में तैयार करूं, ताकि b/a का मान मेरे द्वारा tan x रखा जा सके। और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, तो इस प्रश्न में जो सोचने वाली स्थिति थी वो यही थी सर, a का भाग देना। और जैसे ही मैं a का भाग देता हूं, देखिए पोजीशन हमारी क्या, a में a का भाग 1, b में a का भाग b/a अपॉन में 1, b में a का भाग b/a प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस b/a अपॉन में 1 प्लस b/a। कोई कन्फ्यूजन है सर? यानी जो मैंने कहा कि पिछले 3 सवालों में हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा, एवरेज लेवल के प्रश्न थे, ये थोड़ा सा ऊपर का लेवल रहा गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर b/a मुझे चाहिए और b/a को ज्ञात करने के लिए a का मुझे भाग देना पड़ा। अगर ये सोच लिया तो अब आपका प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का सरल प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो ये b/a का मान जो आपको दे रखा है वहाँ से हम लोग रख लेते हैं। तो 1 प्लस tan x है ना, tan x मान है 1 माइनस tan x प्लस रूट में 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। चलिए सर आगे जो है, अब आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेना चाहिए मुझे, और जब एलसीएम लूँगा तो 1 माइनस tan x का 1 प्लस tan x के साथ गुणा होगा, अंश में 1, अच्छा अंश में वर्गमूल हट जाएगा ना सर। ये तो भाई जब आपने एलसीएम ले लिया, गौर करो, तो एलसीएम लेने पर ये तो रहा सर वर्गमूल में जो एलसीएम है आपका, लेकिन जब ऊपर की ओर जब गुणा करेंगे तो वर्गमूल का 1 प्लस tan x, वर्गमूल का 1 प्लस tan x कट गया सर, तो ये पोजीशन रही 1 प्लस tan x, और प्लस में ये 1 माइनस tan x। आगे की तरफ बढ़ते हुए tan x पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, तो हमारा परिणाम रहा सर 2 बटा, अच्छा इसको दो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या सर, a प्लस बी a माइनस बी का रिजल्ट है, a प्लस बी 1 प्लस tan x, a माइनस बी 1 माइनस tan x, गुणा करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये वर्गमूल में क्या रहा 1 माइनस tan स्क्वायर x। चलिए इसको और आगे हल करना है, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट है वो साइन कॉस के पदों में है, ठीक है ना।
तो मैं इसको साइन कॉस के पदों में बदलता हूँ, मैं यहाँ पर बीच में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, गौर करो। तो ये परिणाम है सर 2/√में 1 - tan स्क्वायर को लिख दिया हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेते हैं, और ये रहा सर 2/वर्गमूल में ये कॉस स्क्वायर एक्स आपका एलसीएम हो गया, और यहाँ पर रहा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, और ये जो हर में कॉस स्क्वायर एक्स है, मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स का वर्गमूल करते हुए कॉस एक्स लूंगा और कॉस एक्स लेते हुए इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा। तो पोजीशन हमारी बनी 2 cos x अपॉन में रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या है, तो ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x के बराबर है। तो आपका रिजल्ट क्या रहा, 2 cos x अपॉन रूट में cos 2x, ये आपके प्रश्न का आंसर रहा, ऑप्शन नंबर 2 रहा सर, 2 cos x अपॉन रूट cos 2x। ठीक है सर, तो ये प्रश्न पिछले 3 सवालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा सोचने लायक प्रश्न था, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, लगातार कहता हूं, आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है सर। आपको परीक्षा में इतने प्रश्न मिल जाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए, ठीक है ना। चलिए भाई, इसमें भी बहुत ज़्यादा टिपिकलिटी नहीं थी, है ना, कि बहुत ज़्यादा जो हम लोग सोच रहे हैं कॉम्प्लिकेसी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मान लिया हम ये नहीं कर पाए, तो इसके पहले के 3 सवाल तो हमारे लिए काफ़ी आसान रहे थे सर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, समीकरण निकाय के अनंत हल होने के लिए के मानों की संख्या, देखो के का मान क्या है वो नहीं पूछा है, के मान कितनी संख्या में पूछा गया, और हमारा प्रश्न कह रहा है अनंत हल होना, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होना। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब 2 समीकरण आपके पास में है, देखो ax प्लस by प्लस c, ये पहली समीकरण a1 b1 और c1 के रूप में, और दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण निकाय है, ठीक है ना। अब यहां से आप जब देखते हैं a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, जब ये पोजीशन होती है, इसका मतलब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन हुआ करता है। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है, ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, समीकरण निकाय असंगत कहलाता है, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 होता है, तब समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं। तो यानी कि समीकरण निकाय के अगर मैं अनंत हलों की स्थिति की बात करता हूं, ठीक है, तो अनंत हल कब होंगे सर, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। तो मैं इसी कंडीशन को जो है सिंप्लीफाई करूंगा और देखूंगा k का मान क्या होगा। चलिए पहली समीकरण और दूसरी समीकरण का क्रम ध्यान रखना, ध्यान देना सर, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि क्रम का ध्यान रखना कि पहले x का पद है फिर y का पद है, यहाँ भी x का पद है, ये y का पद है। तो कई बार क्या होता है सर, क्रम बदल दिया जाता है, हम लोग जल्दबाजी के अंदर गलत कर जाते हैं, तो क्रम का ध्यान रखना। अचर पद जो भी रहा वो दोनों या तो लेफ्ट में हो या दोनों फिर राइट के अंदर हो, यानी कि बिल्कुल सही फॉर्मेट है आपकी समीकरण का। और अनंत हलों के लिए फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना, हमारी स्थिति a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 की हो, वैल्यूज को रखने की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया सर k प्लस 1 बटा k इज इक्वल टू 8 बाय k प्लस 3 इज इक्वल टू 4k अपॉन 3k माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, अगर k का मान पूछा होता ना सर, तो मेरे लिए इतना पर्याप्त था, इतना कर लेता और बाई ऑप्शन में k का मान यहां पर रख लेता, ठीक है ना, कि पहला दूसरा बराबर हो गया, पहला तीसरा दूसरा तीसरा सब आपस में बराबर हो गए, ठीक है, अगर k का मान चाहिए होता तो। लेकिन मेरा प्रश्न कह रहा है k के मानों की संख्या कितनी होगी, ऐसे कितने मान k के संभव हैं, ये हम यहां पर ज्ञात करना चाहते हैं। तो चलिए, तो मुझे इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा सर, और एक बार नहीं, मुझे 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। वापस ध्यान देना, मैंने क्या कहा, अगर k का मान चाहिए हो, k का उत्तर अगर आपके पास में ऑप्शन में है तो k का मान रख दो, इनमें तीनों पद बराबर हो जाए, वो ऑप्शन मेरा उत्तर हो जाएगा।
लेकिन चूंकि k के मानों की संख्या k एक बार है, 2 बार है, 3 है, अनंत है, उसके लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व भी 3 बार करना पड़ेगा। देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, दूसरे तीसरे पद को लेके सॉल्व करना है, पहले और तीसरे पद को लेकर के सॉल्व करना है, और तीनों जब सॉल्यूशन आपके हो जाए, तीनों में k का जो मान कॉमन हो वो मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। जो भी होगा, जितने में मान कॉमन होंगे उतने इसके हल होंगे। चलिए पहले और दूसरे की बात करता हूं। k + 1 अपॉन k इज इक्वल टू 8 अपॉन k + 3। इसका गुणा कर लेता हूं सर मैं। ये हो रहा है सर k² प्लस 3k प्लस k प्लस 3 बराबर 8k। यहाँ से k² माइनस 4k प्लस 3, ये मैंने सीधा कर दिया सर, है ना। 3 और 1 4 लेफ्ट के अंदर है, राइट से 8 आया तो माइनस 4k प्लस 3, और इसके गुणनखंड मुझे करने हैं, और ये गुणनखंड भी मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ। ये गुणनखंड k माइनस 3 k माइनस 1 के रूप में होंगे। इसके फैक्टर्स कर लेना मिडिल स्प्लिटिंग करते हुए, और k के दो मान यहाँ से 3, 1 बन करके आ रहे हैं जब मैंने पहले और दूसरे को कंपेयर किया। जब मैं दूसरे और तीसरे को कंपेयर करता हूँ, देखिए 8 अपॉन k प्लस 3 इज इक्वल टू 4k अपॉन 3k माइनस 1। सॉल्व करने पर 4k का गुणा करते हुए 4k² प्लस 4 और 3 12k बराबर 8 और 3 का गुणा 24k माइनस 8। पक्षांतर करने के बाद 4k² माइनस 12k प्लस 8 बराबर 0। देखिए 4 का भाग दिया जा सकता है, तो k² माइनस 3k प्लस 2 बराबर 0। इसके सीधे फैक्टर्स लिखने की बात कर रहा हूँ मैं। k माइनस 2 k माइनस 1 बराबर 0, यानी कि इस पोजीशन से k का मान 2 और 1 आया है, k बराबर 2 और 1। और तीसरी स्थिति की बात कर रहा हूँ, जब मैं पहले और तीसरे पद को कंपेयर करता हूँ, तो ये पोजीशन रही सर हमारी k प्लस 1 बटा k बराबर 4k बटा 3k माइनस 1। गुणा करने पर 3k² माइनस k प्लस 3, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है सर, k का गुणा 3k² माइनस k प्लस 3k माइनस 1 बराबर 4k²। पक्षांतरण करने के बाद 4k² में से 3k² चला गया, k² माइनस का 2k प्लस 1 बराबर 0, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर k के दो मान कौन से हुए सर, k का मान 1 1। अब मुझे बताइए, जब तीनों परिणामों को देखता हूँ तो इसमें से कॉमन कौन सा है, तो पता लगा, देखो एक यहाँ पर भी है, k का मान 1 यहाँ भी है, और k का मान 1 यहाँ पर भी है, तो एक मान आपका कॉमन है। तो k के मानों की संख्या कितनी होगी, k के मानों की संख्या 1 होगी। देखो एक, अब ये वाला 1 नहीं है। अगर मान लिया यहाँ पर कॉमन में 1 के स्थान पर 2 होता तो k का मान 2 है, और k का केवल एक ही मान 2 है, वो वाला 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ k का मान 1 है, और केवल एक ही वह मान है जिसके आधार पर अनंत हल हो सकते हैं। तो k के कितने मान संभव है, केवल एक मान संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पिछला प्रश्न था, ठीक है, सेकंड ग्रेड का तो है ही है, और अगर आप रीट की बात करते हैं तो रीट के लिए भी उतना ही उपयोगी प्रश्न है आपका। हमारा प्रश्न है ए आपके पास में सेट, ये भी आपका जो है आसान प्रश्नों की श्रेणी के अंदर प्रश्न लगता है मुझे, 1 4। बी आपके पास में दूसरा सेट 2 3। सी है हमारे पास 3 5। और मेरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, मेरा प्रश्न ये कहना है कि ए गुणा बी इंटरसेक्शन ए गुणा सी क्या है, इसको ज्ञात करना है। तो पहले मैं ए गुणा बी की बात करूंगा, फिर ए गुणा सी की बात करूंगा। और जब समुच्चय के गुणनफल की बात होती है तो समुच्चय के गुणा का मतलब क्या है, समुच्चय के अवयवों को क्रमित युग्मों के रूप में लिखना होता है ना। राइट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो चलिए मैं बात करूंगा ए गुणा बी को लिखने के लिए। तो ए गुणा बी में ए आगे बी पीछे, तो देखो क्रमित युग्मों में लिखने का मतलब 1 2, ये देखो 1 2 1 3 1 2 1 3। आगे बढ़ते हुए 4 2 4 3। समझ गए, ये ए गुणा बी का मान हो गया। अब मुझे चाहिए ए गुणा सी। तो चलिए सर ए गुणा सी के बारे में बात करते हैं। ए और सी का गुणा 1 3, भाई यही है ना सर, ए गुणा बी 1 4 2 3 और 3 5 है। ए गुणा बी इंटरसेक्शन ए गुणा सी। ओके सर, तो यहाँ पर ए और सी की बात कर रहा हूँ।
गौर करो, ये वाला ए के साथ में इसको सी की बात करें है ना, ये वाला, तो 1 3 1 5, फिर उसके बाद 4 3 4 5, ये हो गया। अब जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ए गुणा बी इंटरसेक्शन ए गुणा सी, तो इनका कॉमन एलिमेंट्स, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स क्या है सर, यहाँ पर देखो ये वाला 1 3 दोनों में कॉमन एलिमेंट है, और इसी क्रम में 4 3 भी दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 1 3 और 4 3, और मैं देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर 1 मेरे प्रश्न का उत्तर है 1 3 4 3। कोई कन्फ्यूजन है सर? तो ये भी आसान प्रश्न है, ठीक है। तो आपको लगना चाहिए सर कि हाँ निश्चित रूप से मैं सेकंड ग्रेड तो निकाल ही लूँगा, है ना, इतने प्रश्न मुझे मिल जाएंगे जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन का लेवल लिमिट आपको पता है, लगभग 45% अगर आप बना लेते हैं, 45 प्लस बना लेते हैं तो आप दौड़ में हैं, और 50% बन गया तो इसका मतलब दौड़ में बहुत आगे हैं आप, इसको ध्यान देना। चलिए अगला जो प्रश्न है, अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक ताश की पत्ती निकाली जाती है, ठीक है, और एक जुआरी शर्त लगाता है कि यह पत्ता या तो पान का है या इक्का है। देखिए जुआरी के द्वारा शर्त क्या लगी गई, पान का या इक्का है, और ताश की पत्ती में से कितना पत्ता निकालने की बात कर रहा है, केवल एक पत्ता निकालना है। तो प्रायिकता के अंदर भी आसान सा प्रश्न है हमारा, प्रायिकता में खूब डिटेल के अंदर डिस्कस आपने किया होगा, लेकिन केवल एक पत्ता निकालने की बात कर रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, और वो कह रहा है कि शर्त लगा रहा है कि द ड्रॉन कार्ड इज आइदर ऑफ अ कार्ड ऑफ हार्ट और अ किंग। प्रश्न कह रहा है विपक्ष में संयोगानुपात, इसको ध्यान देना, प्रायिकता नहीं पूछ करके विपक्ष में संयोगानुपात की बात कर रहा है। और विपक्ष में संयोगानुपात का मतलब क्या, ऑड्स की बात हो रही है, ऑड्स अगेंस्ट। आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई प्रतिकूल घटनाएं पहले लिखी जाएगी, प्रतिकूल, क्योंकि विपक्ष की बात हो रही है, प्रतिकूल घटनाओं की संख्या अनुपात अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या से। और ये जो है मौखिक रूप से परीक्षा में सोचने की बात है। अब देखो सब एक ही पत्ता निकालना, उसको तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। या तो पान का पत्ता हो, तो मुझे बताइए पान कितने हैं, पता लगा 13 पान है, या फिर इक्का हो, तो इक्का कितना है, इक्के वैसे तो होते हैं 4, लेकिन दिमाग दौड़ाओ भाई 4 में से एक इक्का तो वहां आ गया पान के अंदर, भाई पान के 13 पत्तों में पान का इक्का तो हो गया, इक्के होते हैं 4, लेकिन 13 पत्तों में से वो एक इक्का कम हो गया, तो बेसिकली 3 पत्ते बचे। तो अपने पास में अनुकूल क्या है, अनुकूल का मतलब 13 + 3 16 घटनाएं हमारे अनुकूल है, तो 16 घटनाएं अनुकूल हो गई। तो फिर प्रतिकूल कितनी है, कुल घटनाएं 52 है, और अनुकूल को आपने कम कर दिया, 16 पत्तों के अलावा कोई पत्ता आ गया, तो देखिए 52 में से 16 गया, 36:16, ठीक है, और ये 4 के पहाड़ से काट लेंगे तो 9:4, ये मेरे प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपके लिए निश्चित रूप से आसान है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सर पिछला देख लिया ना आपने, हाँ ओके सर। अगला जो प्रश्न है हमारा, यदि p, p+4, p+14 तीनों अभाज्य संख्याएं, इफ p, p+4 एंड p+14 ऑल आर प्राइम नंबर्स, तो p के कितने विभिन्न मान होंगे, p के कितने मान संभव हैं। अब इसके लिए कोई इलाज आपके पास में नहीं है, इस प्रश्न को तो आपको सोचना पड़ेगा। p अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं को रखते हुए आपको सोचना पड़ेगा, और हो सकता है हम सोच पाए, हो सकता है सोचने के बाद भी हम गलत कर लें, ये इसको ध्यान देना। तो चलिए फिलहाल यहां पर बात कर रहे हैं p, p+4 और p+14 में अभाज्य संख्याओं के रूप में बात कर रहा हूं, p के मान को रखने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले 2 रखता हूं, देखो तो 2 रखने पर 2 और 4 6, इसका मतलब क्या हुआ सर, 6 नहीं है, तो ये 2 भी इसका मान नहीं है। चलिए अगला अभाज्य संख्या 3 रखने पर 3 और 4 मिलकर के 7, और 3 और 14 मिलकर 17, ये तीनों अभाज्य संख्या हो गई। इसका मतलब ये वाला जो मान है ये तो है ना, अंक 3 यानी p का मान 3 पॉसिबल है,
3 के आगे बढ़ते हैं 5। जैसे ही 5 रखता हूं, आप ध्यान करें कि 5 है, 5 और 4 मिलकर के 9 है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, 5 नहीं बैठेगा। 7 की बात करता हूं तो गौर करें यहां पर तीसरा है ना, ये तो हो गया 7, 7 और 4 11 हो गया, लेकिन 7 और 14 मिलकर के 21, ये अभाज्य संख्या नहीं बनी तो 7 भी नहीं होगा। 7 के आगे 11 की बात करेंगे तो 11 के बाद 15, ये अभाज्य संख्या नहीं है तो 11 भी नहीं है। 13 की बात करता हूं तो 13 के बाद 13 और 4 17 अभी तक अभाज्य है, लेकिन 13 और 14 मिलकर के 27, 3 का भाग चला गया, अभाज्य नहीं है। 13 के बाद जब 17 को सोचता हूं तो 17, 17 4 21, ये अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के केवल एक मान संभव है, केवल है ना, p का केवल एक मान संभव है। और p का वो मान कौन सा होगा? p का वो मान 3 होगा। ठीक है सर, तो इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर तो यही तरीका है, इसके अलावा इसका कोई है ना दूसरा तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास में नहीं है। एक बात, इसके प्रश्न को हल करने से पहले मैंने आपको कहा था, हो सकता है सोचने के बाद भी गलत कर लें। क्यों गलत कर लें? मान लिया कहीं कोई 31 संख्या आ गई है ना, या कहीं 67 नंबर आ गया, तो ध्यान देना सर, तो वैसे तो आएगा नहीं सर, इतना लंबा चौड़ा हमारा जाना नहीं है, लेकिन कहीं कोई छुपा हुआ नंबर है तो हो सकता है कि भाई हम लोग इसको गलत भी कर सकते हैं। लेकिन निश्चिंत रहें, इस प्रश्न में आपका उत्तर केवल और केवल p का मान 3 है, केवल एक ही स्थिति आपकी संभव है। भाई कुल मिलाकर 7-8 प्रकार की स्थितियां आप डिस्कस कर लो, उसके आगे एग्जामिनर आपसे नहीं बढ़वाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है 25-30 स्थितियां सोचेंगे, उसके बाद कहीं 31वीं स्थिति वापस अभाज्य संख्याएं क्रिएट करेगा, कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो 8 से 10 प्रकार की स्थितियां आप शुरुआत की डिस्कस कर लेंगे, उसी में आपका उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, पाठ योजना के 5 पदीय उपागम के प्रवर्तक कौन थे? मैं तो सोचता हूं कि जिसने नहीं पढ़ा है वो भी बता देगा सर, है ना। क्यों बता देगा? क्योंकि जब आपने जो है बीएड कर रखी है सर, और बीएड के अंदर आपने पढ़ा है पंचपदीय सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ये तो सबसे ज्यादा सरल सवाल हो गया, इसको सही करना तो लगभग सभी विद्यार्थी इसको सही करने वाले हैं, तो 34वें का ऑप्शन 1 हो गया। अगला जो प्रश्न है हमारा, गणित का एक इकाई परीक्षण है, यानी यूनिट टेस्ट की बात कर रहा है आपका प्रश्न। प्रश्न पूछा गया कि यहां पर 4x3, ये देख रहे हैं आप, 4x3 प्लस 17y में y का गुणांक क्या है? 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, y का गुणांक क्या है। अब मुझे बताइए ये प्रश्न किसका मूल्यांकन करता है? भाई आपने पढ़ा होगा प्रश्न के अंदर कि प्रश्न जो है हमारा क्या होता है, भाई एक नॉलेज के ऊपर होता है, एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है, एक स्किल होता है, एक एप्लीकेशंस होता है ना। इस प्रकार के सारे प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखिए नॉलेज क्या है? नॉलेज रटा रटाया ज्ञान है। जब मैं कहूंगा कि y का गुणांक क्या है, तब रटा रटाया ज्ञान क्या कहता है कि साहब y के पड़ोस में जो लिखा है वो मेरा उत्तर है ना, ये तो रट लिया। लेकिन अब आप जो रटा हुआ उसको अप्लाई कर रहे हैं कि भाई y के पड़ोस में कौन है, तो y के पड़ोस में प्लस का 17 है, माइनस का 17 है ना, क्या स्थिति है, वो आप जो रटी हुई चीज है, जो आपने फैक्ट को याद किया है, उस फैक्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली यह अंडरस्टैंडिंग है, यह आपका अवबोध का है ना प्रश्न बन गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर रहा। अगले प्रश्न में देखिए बहुत आसान सी चीज है, और आप देख पा रहे हैं कि पहले भी जो है सीधे सीधे स्टेटमेंट थे, और हमारा प्रश्न कह रहा है न्यूटन कॉट्स सूत्र है, और उसमें अगर n बराबर 2 है तो क्या होता है, किसका फॉर्मूला बनता है? तो न्यूटन कॉट्स सूत्र में n बराबर 2 होने पर आपका 1/3 रूल बनता है, सिम्पसन का 1/3 नियम बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। n बराबर 2 होना सिम्पसन 1/3 रूल है। चलिए अब आपका प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न जो है कैलकुलेटिव हो गया। अब पिछले 2-3 प्रश्न आसान हो गए, ठीक है ना, उसमें जो है आपको समय कम देना पड़ा, अगर याद है हमको तो फटाफट 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में प्रश्न को पढ़ते हुए अपना उत्तर दे देंगे। अब उन 3 प्रश्नों का समय वापस जो है लगाने वाला प्रश्न हमारे पास में आ गया। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, वह समीकरण ज्ञात करना जिसके मूल अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है सर, और कैलकुलेटिव प्रश्न है तो उसको आपको देखिए 2 तरीके हैं। अब या तो मैं कैलकुलेशन का जो तरीका हमको आता है उसको अप्लाई करूं, देखिए जो तरीका आता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो तरीका क्या है। आप सबसे पहले यहां से
अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं माइनस बी बाय ए से, फिर आप अल्फा बीटा निकाल रहे हैं सी बाय ए का मान, फिर उसके बाद मूलों का योग कर रहे हैं, मूलों का गुणनफल कर रहे हैं, ठीक है, और समीकरण को ज्ञात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो चूंकि समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा और बीटा को मान करके भी मैं अपने प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, ठीक है सर। तो मैं सोचता हूं कि पहला वाला तरीका तो लगभग आपने पढ़ा होगा, हर स्थान पर पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा तरीका डिस्कस कर लें क्या हम लोग? गौर करो क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं। पहले वाले तरीके में जब आपकी समीकरण ये है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकलता है माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा निकल करके आता है सी बाय ए। पहली चीज तो ये हो गई सर। अब मुझे चाहिए कि जो मूल हैं अल्फा प्लस 1 बाय बीटा और बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, मुझे इसका मान चाहिए। इसमें हो गया सर अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, अल्फा बीटा आपका एलसीएम हो गया, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसका भी मान मेरे पास में है, इन सबके मान मेरे पास में है, वो वैल्यू मेरे निकल करके आ जाएगी। और वो वैल्यू क्या निकलेगी सर? देखें अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाय ए अपॉन सी बाय ए कट गया, एलसीएम लेने पर ए सी आपका एलसीएम हो गया बाहर माइनस हो गया, और ये हो गया बी सी प्लस ए बी। ये हो गया सर मूलों का योग, ठीक है सर। अब उसके बाद में क्या करते हैं तरीके में आप, अब तरीके में आप मूलों का गुणनफल भी तो करते हैं। मूलों का गुणनफल करने पर अल्फा प्लस 1 बटा बीटा गुणा बीटा प्लस 1 बटा अल्फा, जब गुणा करूंगा तो ये हो गया सर अल्फा बीटा, फिर हो जाएगा अल्फा का गुणा करने पर 1 यानी 2 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान हो गया सी बाई 2, और ये सी बाई ए का रेसिप्रोकल ए बाई सी, ए सी एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया सर सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर, जो कि क्या रहा सर आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी। तो मूलों का योग मेरे पास में आ गया है, मूलों का गुणनफल मेरे पास में आ गया है। अब समीकरण की अगर मैं बात करूंगा तो बताइए समीकरण क्या रहेगी हमारी? समीकरण रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो ये माइनस के साथ में इस माइनस का गुणा होकर के प्लस हो जाएगा। ये है सर बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर 0, और ए सी को एलसीएम लेकर के जब आप उसको छोड़ देंगे तो हमारा उत्तर ही बन करके आ गया ए सी एक्स स्क्वायर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, बी सी प्लस ए बी, और यहां से b कॉमन आकर के c प्लस ए है ना, तो b कॉमन आकर के c प्लस ए तो यहीं पर बन रहा है मेरा, और a प्लस सी का होल स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 मेरे प्रश्न का उत्तर है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान देना, इसको हम लोग शॉर्ट के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर इसको डिफाइन कर लेता हूं कि अल्फा 1 है बीटा 2 है, तो अल्फा 1 और बीटा 2 वाली समीकरण हमारी क्या होगी? एक्स स्क्वायर मूलों का योग माइनस 3x प्लस मूलों का गुणनफल 2 बराबर 0। और जैसे ही मैं इसको कंपेयर करता हूं, क्या करने की बात कर रहे हैं सर हम लोग? यहां पर इन दोनों समीकरण की हम तुलना करने की बात कर रहे हैं, और तुलना करने पर a का मान 1 है, b का मान -3 है, और c का मान 2 है। बात समझ में आ गई तुलना की? अब मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, मुझे ये वाली समीकरण चाहिए, और ये वाली समीकरण का मतलब अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 2 है, और बीटा का मान 2 है, अल्फा का मान 1 है। तो कुल मिलाकर के 3/2 और 3 ये मूल वाली समीकरण चाहिए मुझे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, जब जैसे मूलों का योग करेंगे 6 और 3 9/2, तो 2 यहां पर कर लेता हूं 9x, और मूलों का गुणनफल प्लस में 9 बराबर 0, ये मेरी समीकरण होगी। और जब मैं a b और c के जो मान हैं 1 -3 और 2 से ऑप्शन को मैच करूंगा तब भी मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। और चूंकि मेरा उत्तर 1 है, मैं इसको मैच करने की कोशिश करता हूं, a c की बात करता हूं, a c का गुणा पता लगा, a का मान 1 है और c का मान 2 है, तो 1 और 2 का गुणा क्या हो गया सर? 2x स्क्वायर। a प्लस सी, तो a प्लस सी का मतलब वापस से 1 और 2 का योग 2, और b से गुणा तो -3 से गुणा, तो 3, 1 और 2 का योग 3, 3 का -3 से गुणा माइनस का 9x हो गया, और a प्लस सी 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9। देखिए सर ये समीकरण हमारी मैच कर गई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया।
तो जैसा भी आपको उचित लगे, भी तरीके की बात करें तो भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा मूलों को डिफाइन करते भी हम लोग ये बात कर सकते हैं। ठीक है सर, तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न नो डाउट सर, है ना, एवरेज लेवल का, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा समय कंज्यूम करने वाला ये आपका प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न, ये भी थोड़ा सा डिटेल है सर, है ना, लेंथी प्रश्न आपका आ रहा है। a माइनस बी की घात n, n ग्रेटर इक्वल टू 5 के द्विपद विस्तार में पांचवें और छठे पदों का योग 0 है, a बटा b का मान क्या होगा। तो पांचवा पद और छठा पद, ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं इसका व्यापक पद क्या है, जनरल टर्म जिसको आप कहते हैं tr+1, ये होगा, चूंकि बीच में नेगेटिव है तो -1 टू द पावर r NCr a टू द पावर r, ये आपका व्यापक पद है, जनरल टर्म है। ठीक है ना। प्रश्न ये कह रहा है कि पांचवा और छठा पद, तो बताइए पांचवें पद के लिए क्या होगा, पांचवें पद के लिए r बराबर 4 होगा, तो t5 क्या हो गया सर, जैसे ही r का मान मैं 4 रखता हूं तो -1 की घात 4 प्लस हो गया, n का मान हमारे प्रश्न में नहीं है सर, है ना, a बटा b का मान n के पदों में ही चाहिए, बहुत बढ़िया सर। तो n को n रखते हुए c, r को r का मान 4 हो गया सर। ठीक है, n का मान, r का मान 4, और a का मान, एक मिनट यहाँ मैंने गलत कर दिया ना सर, NCr a टू द पावर, ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, n माइनस r, है ना, ये जो फॉर्मूला, एक मिनट सर, यहाँ x टू द पावर n माइनस r और a टू द पावर r। ठीक है सर, ये आपका फॉर्मूला, और चूंकि वो a लिखा था ना, इसलिए वो a टू द पावर r तक मैं अटक गया था कि a टू द पावर r होता है, तो x और a के प्रसार के अंदर x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r है। तो चलिए जब इसके बारे में बात करते हैं, x का मतलब पहले पद से है, और पहला पद है a टू द पावर n माइनस 4, और a का मतलब दूसरा पद है b टू द पावर 4। ये तो हो गई सर इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपका n पांचवा पद हो गया। अब मैं बात करूंगा छठे पद के लिए, है ना, छठे पद के लिए r बराबर क्या होगा 5, और r बराबर 5 होने पर t6 क्या हो गया, एक तो हो गया माइनस सर, क्यों हो गया माइनस, कारण क्या है कि -1 की घात 5 हो गई। NCr का मतलब इस बार NC 5 से रहा, a टू द पावर n माइनस 5 से रहा, और b की घात 5 से रहा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवें और छठे पद का योग 0 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पांचवा पद जो कि इक्वेशन नंबर 1 में है, NC4 a टू द पावर n माइनस 4 b की घात 4, और छठा पद उसका योग, योग का मतलब वो नेगेटिव हो गया, NC5 a टू द पावर n माइनस 5 और b की घात 5, इनका योग 0 के बराबर। ठीक है सर, क्या यहाँ तक कहीं कोई कन्फ्यूजन है क्या, मैं इसको जल्दी से दोबारा से बात कर लेता हूँ। देखिए द्विपद प्रमेय की बात हो रही है, और द्विपद प्रमेय दो पदों का विस्तार की बात हो रही है, और जब n पावर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, दो पदों में x का रोल a के द्वारा और a का रोल b के द्वारा प्ले हो रहा है। जब प्रश्न कह रहा है पांचवा पद, और पांचवें पद के लिए r का मान 4 हो जाएगा, और छठा पद, तो छठे पद के लिए r का मान 5 हो जाएगा, तो मैंने दोनों के पद निकाल दिए, पांचवा छठा, और प्रश्न ने कहा इन दोनों का योग 0 है। अब मैं कुल मिलाकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं सर, और सिंप्लीफाई करने के साथ में मैं यहाँ पर a बटा b का मान ज्ञात कर लेता हूँ। देखिए आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक करेंगे हम दूसरा पद जो नेगेटिव है उसका पक्षांतर करके उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रही, NC4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4, राइट हैंड साइड में ले जाने पर हमारा परिणाम क्या है, NC5 a टू द पावर n माइनस 5 और b टू द पावर 5। चलो जी, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको कैंसिल करने की बात करते हैं, कौन कैंसिल हो रहा है। देखो गौर करो, b की घात 4 है इधर, और सामने b की घात 5 है, ज़्यादा बड़ी घात यहाँ पर है 5, तो इस स्थान पर b बचेगा। यहाँ a में पावर में n में से 5 घटा, लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर में n में से 4 घटा, तो चूंकि 5 घटा है और यहाँ 4 घटा है, तो जब 5 घटाएंगे तो छोटा नंबर आएगा, 4 घटाने पर बड़ा नंबर आएगा, तो ये काट दिया, यहाँ पर a हो गया। और NC4 का आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए सर, हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं NC4 के लिए, फॉर्मूला हमारा ऐसा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4,
फैक्टोरियल n माइनस 4 और इस स्थान पर बचा हुआ है a। राइट हैंड साइड में NC5 का फॉर्मूला लगा रहे हैं NCR के लिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5। कोई कंफ्यूजन है सर? अब इसमें भी आपको कैंसिल करना है, काटना है, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया सर 1 टाइम्स, एक बात। अच्छा एक काम और ध्यान देना, b भी सामने है राइट हैंड साइड में, है ना, b भी बचा हुआ है। अब देखो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 में बड़ा कौन? फैक्टोरियल 5 बड़ा है, तो यहाँ पर 5 बचने वाला है, ये हट गया। और इनमें से n माइनस 4 फैक्टोरियल बड़ा है तो n माइनस 4 बच गया। तो फाइनल पोजीशन हमारी क्या बन गई सर? इस कैलकुलेशन के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कैलकुलेशन बनी a अपॉन n माइनस 4 इज इक्वल टू b अपॉन 5। ठीक है, a अपॉन n माइनस 4 b बटा 5। अब मुझे चाहिए a बटा b का मान, तो क्या करने वाले हैं सर? इन दोनों को पक्षांतरण कर लेते हैं, तो a बटा b बराबर n माइनस 4 बटा 5, ऑप्शन नंबर 2। ये आपके प्रश्न का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन थोड़ा सा समय इसको भी हल करने के लिए हमको देना होगा। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? देखिए सर बहुत आसान चीज है भाई, सभी के अंदर यहाँ पर आप देखो रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट की बात कर रहा है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। और जब मैं पहले ऑप्शन को देखता हूं, मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ध्यान देना, तो भाई मुझे बताइए 1 से छोटा क्या कोई नेचुरल नंबर आप रखेंगे x का मान, तो क्या उसका मापांक उसका 1 से छोटा बनेगा क्या? मैं तो कह रहा हूं कि क्या 1 से छोटा है, आप कहोगे नहीं है। क्या 2 का मापांक 2 से छोटा है क्या? आप कहोगे नहीं है, क्योंकि मुझे तो रखने नेचुरल नंबर हैं सर, और नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 है। क्या 3 रखने पर क्या ये 3 से 3 छोटा है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये जो पहला वाला परिणाम है यही आपका क्या है? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि जब आपने नेचुरल नंबर की बात की, नेचुरल नंबर खुद 1 से छोटा नहीं होता, तो उसका जो मापांक बनने वाला है वो 1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है ना, ये 1 से छोटे की बात है सर। ठीक है, तो 1 से छोटा पॉसिबल ही नहीं है सर, किसी स्थिति में पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा साइन थीटा माइनस 4 बटा 5। ठीक है, थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात प्रश्न करता है, और हमारा प्रश्न है कॉस थीटा बाई 2 का मान क्या होगा। तो चलिए सर देखिए, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 ये सारे के सारे मान हमारे आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, कब? जब मेरे पास में कॉस का मान हो। ध्यान दीजिए, जब हम लोग बात करते हैं साइन थीटा के लिए फॉर्मूला, साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होता है। और जब मैं कॉस थीटा बाई 2 की बात करता हूं तो रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये आपके फॉर्मूले हुआ करते हैं सर। तो चाहे मैं साइन थीटा बाई 2 निकालूं, चाहे कॉस थीटा बाई 2 निकालूं, चाहे मैं टेन थीटा बाई 2 निकालूं, ध्यान देना, अगर मुझे टेन की बात करनी है तो इसमें साइन में तो कॉस का भाग देना है, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा? रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि चाहे साइन, कॉस या टेन, इन तीनों में थीटा बाई 2 की बात करनी है तो परिणाम कॉस के द्वारा ही जनरेट होता है, और मेरे पास में साइन का मान है तो मैं क्या करने वाला हूँ? कॉस का मान निकालने वाला हूँ। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा सर कि भाई साइन है, और साइन का मतलब ये लंब बटा कर्ण है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। बेस को निकाल सकते हैं हम, रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए वैसे तो नेगेटिव 4 है, लेकिन वो केवल और केवल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लंबाई है, लंब है, आधार है, लंबाइयाँ है ना, चाहे वो कर्ण है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, और इसका रिजल्ट 3 रहेगा। तो इसलिए कॉस थीटा क्या रहने वाला है सर? कॉस थीटा आधार बटा कर्ण के रूप में रहने वाला है। और यहाँ पर भी मैं आपसे बात करूँगा कि ये परिणाम भी नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा सर नेगेटिव? क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चरण में है। ठीक है, तो कॉस का मान भी हो गया। अब चलिए कॉस थीटा बाई 2 की बात करता हूँ। तो इसलिए कॉस थीटा बाई 2 का मान, चूंकि वर्गमूल है सर, तो मैं प्लस माइनस का निशान ले सकता हूँ, है ना। इन सभी के आगे
भाई वर्गमूल का कोई न कोई परिणाम होगा। अब वो देखेंगे भी प्लस में रिजल्ट है या माइनस में है, वो बाद में सोचेंगे। ठीक है, अभी कॉस के लिए बात कर रहा हूं। तो कॉस का परिणाम क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होता है। चलो देखें, प्लस माइनस रूट में 1 प्लस -3/5 अपॉन 2। सॉल्व करने पर देखिए 5 आपका लसअप होगा, 5 में से 3 गया, ये हो गया सर 2/5/2, ये कट गया। ठीक है, अब ध्यान देना सर, 2/5 जब कटा ना तो यहाँ अंश में 1 बचा हुआ है, इसको ध्यान देना। तो परिणाम क्या रहा हमारा, ये सारा प्लस माइनस के रूप में, और हमारा रिजल्ट रहा, यहाँ लिखें +-1/√5, ये परिणाम है सर। अब आपको सोचना पड़ेगा, टेक्निकल चीज यहां पर है। ठीक है, क्योंकि जब आपने इसका रिजल्ट दिया, भाई आप 2 से 2 काट चुके हो, 1/5 बच गया, 1/5 का वर्गमूल 1/√5 हो गया, चिन्ह प्लस भी है माइनस भी है, और मेरे पास में ऑप्शन नंबर पहले में 1/√5 प्लस का भी है और ऑप्शन नंबर 2 में माइनस का भी है। अब चिन्ह कैसा होगा उसके बारे में बात करूंगा। हमारा प्रश्न कह रहा है थीटा तीसरे चरण में है। देखिए अगर थीटा तीसरे चरण में है, इसका मतलब ये 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, ऐसा ही है तीसरा चरण। अगर थीटा 180 से 270 के बीच में है तो बताइए मुझे यहां पर ये थीटा है सर ना, तो थीटा बाई 2 क्या होगा, तो इसका आधा 90 हो गया और इसका आधा 135 हो गया। तो थीटा बाई 2 90 से 135 के बीच में, यानी दूसरे चरण की बात कर लेता है। भाई 90 से बड़ा और 135 छोटा, तो 90 से बड़ा 135 छोटा कौन, दूसरा चरण है। और दूसरे चरण में कॉस कैसा है, नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा दूसरे चरण में कॉस नेगेटिव होने के कारण -1/√5, ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। तो प्रश्न नो डाउट आसान, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली आपको सोचने वाला प्रश्न था। ठीक है सर, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने 26 से लेकर के 40 तक के इन 15 प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करता हूं कि भी प्रश्नों को वैसे ही आपको पहले से ही जानकारी थी, लेकिन कुछ हमारा रिवीजन भी हो गया और प्रश्न पत्र का स्तर भी हमको समझने को मिल गया। तो चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे। अगली क्लास फिर से याद रखें, यूट्यूब पर आपका अपना चैनल मैथ्स बाय भावेश सर, ठीक है ना, फिर से रात को 9 बजे मिलते हुए हम और इसी प्रकार से कुछ और प्रश्नों को, यानी इसके आगे 40 के बाद 41 से लेकर के हम आगे के प्रश्नों को हल करने की बात करने वाले हैं। ठीक है, और एक निवेदन और रहेगा कि भाई आप इस चैनल के को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी आप इसको कहें, और अपना जो ऐप है, ठीक है, भावेश मैथ्स, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप उसको भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारी आपको वहाँ पर भी मिलने वाली है। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।